हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। एप्लीकेशन तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मैं आपको पहले एक संक्षिप्त सा बता दूं। जैसे मूवी चलती है भाई, मूवी में एक ट्रेलर होता है कि हम इस पूरी मूवी में क्या क्या देखेंगे, उसी तरीके से इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो एज अ संक्षिप्त में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भाई होने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा भाई, किसी चालक में या किसी परिपथ में एकांक समय में जितना विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और फॉर्मूला भी गलती से आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, I बराबर Q अपॉन T। यहां से हम इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन को बनाते हैं कि किसी चालक या परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। गलती से आप लोगों ने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लिया करो। ठीक है, अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आप लोगों ने गलती से पढ़ा होगा कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। केवल मैं आपको बेसिक बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, केवल संक्षिप्त जान लो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई आप सभी के लिए, लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अब विद्युत धारा हमारी अदिश राशि है या सदिश राशि? अगर अदिश राशि है तो इसके भी मैं दो रीजन्स आपको बताऊंगा भाई। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। अब ये अदिश क्यों है, इसके दो रीजन्स होते हैं बच्चों, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है, हम उसको कितना भी मोड़ दें तोड़ दें, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। और वैद्युत धारा जो है, अगर आपने, चलो छोड़ो वो सारी चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है, इसके दो रीजन्स मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग के बारे में भाई। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अपवाह वेग, या फिर इसको अपवाह वेग भी कहा जाता है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके जाएगा भाई ये। ठीक है, फिर आप कहोगे सर एक ही दिन में ख़त्म करा दो, सर जल्दी से ख़त्म करा दो, भाई नहीं होएगा, टाइम लेगा ये। ठीक है, फिर हम इसमें श्रांति काल के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों, श्रांति काल किसे कहते हैं। इसमें हमारा माध्य मुक्त पथ भी रहेगा भाई, माध्य मुक्त पथ के बारे में भी बच्चों पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या रिलेशन होता है वो भी बच्चों पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में, अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहा जाता है भाई। ठीक है, अनुगमन वेग में क्या रिलेशन होता है, मैं संबंध, तो I बराबर NEAVD हमारा निकल के आता है, जो कि मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा। क्या निकल के आएगा, I बराबर NEAVD। अब देखो कोई भी हम डेरिवेशन करते हैं उनमें सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए भाई। यहाँ पर I क्या है तो आप लोगों को पता है विद्युत धारा है, N क्या है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E की अगर बात आएगी तो भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A की बात आएगी तो भाई क्षेत्रफल है, VD होएगा अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। तो ये रिलेशन है, डेरिवेशन है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत देना। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व के बारे में। ठीक है, जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, J बराबर I अपॉन A होता है। ओके, तो केवल बेसिक समझो कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको एज अ ट्रेलर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट और क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नहीं करो गलत बात है। और देखो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक बेल आइकन का वो होता है, आपने देखा हो बेल आइकन से बना होता है, उस पर ऑल पे क्लिक किया करो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, भाई जाएगा कैसे? आप लोग वो पूरा प्रोसेस अपना नहीं रहे हो जिससे कि YouTube आपको नोटिफिकेशन भेजे। केवल सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता, उसके बराबर में बेल आइकन होता है, उस पर ऑल पे क्लिक किया करो, तब नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है बच्चों, अब फिर एक और यहाँ पर हमारा रहता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, J बराबर NEVD रह जाता बच्चा, क्या रहता है ये, J बराबर NEVD। ओके, ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में रिलेशन है। अगला जो हेडिंग रहता है वो गतिशीलता रहता है भाई, म्यू बराबर VD अपॉन E। आपने विद्युत प्रतिरोध के बारे में गलती से पढ़ा होगा भाई, बताइए बच्चों कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ रखा भाई, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बताइए।
सभी बच्चे कमेंट करिए R बराबर V अपॉन I। हमारे सभी सुंदर से प्यारे से बच्चों ने इसको जरूर पढ़ा होगा। ऐसा ही कोई बच्चा होगा जिसने ये ना पढ़ा हो भाई, एक आध दो गलती से तो हर जगह निकल ही आते हैं भाई, ठीक है। और एक और हमारा जो रहता है यहाँ पर, इसका मात्रक भी आप लोगों ने गलती से पढ़ा होगा। मात्रक इसका ओम होता है। क्या मात्रक होता है बेटा इसका? ओम, OHM, ठीक है। और उसके बाद विद्युत चालकता, ये भी आप लोगों ने गलती से पढ़ा होगा। मुझे पता सारे काम आप लोग गलती से ही करते हो। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसको कहा जाता है। और विद्युत चालकता जो होती है ना, वो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। विद्युत चालकता बच्चा पार्टी क्या होता है? ये विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। 1/R हम इसको लिख सकते हैं। इसका जो मात्रक है वो हमारा ओम इनवर्स हो जाता है, या महो भी हम इसको बोलते हैं, या साइमन, ये सभी इसी के यूनिट हैं भाई। और इसी तरीके से हम इसकी विमा भी निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर का थोड़ा बेसिक समझ लो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई ओम का नियम, कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा होगा। बताइए कितने बच्चे ओम के नियम के बारे में जानते हैं? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, टाइम लेगा। फिर आप बोलो सर इतना टाइम कैसे ले गया? तो R बराबर क्या होता है, या V अपॉन I बराबर R। और R हमारे यहाँ पर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कब रहता है? यदि ताप नहीं आता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप न बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। और इस नियतांक को ही हम क्या बोलते हैं? चालक का विद्युत प्रतिरोध। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। ये हमारा ओम्स लॉ है। और यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं ना, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है भाई बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बच्चों। थोड़ा बड़ा है ये वाला डेरिवेशन जो है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। बट कहते हैं ना, अगर समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी टिपिकल नहीं होता भाई, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों आपको समझनी पड़ेंगी, बिना इनके समझे काम नहीं चलने वाला है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, अथवा इसको प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रतिरोधकता। आपने अगर विद्युत प्रतिरोध पढ़ा है ना, तो ये भी गलती से पढ़ा होगा, नहीं तो रो बराबर वैसे यहाँ पर होता है बच्चा पार्टी E अपॉन J, एक फॉर्मूला रो बराबर ये होता है। और आपने जो पढ़ रखा वो पढ़ा होगा बेटा रो बराबर R इंटू A अपॉन L। जो 10th में है ना, वो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, जो शायद सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। इसका यूनिट भी आप लोगों को पता होगा। इसका जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है? ओम मीटर। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे गलती से, मुझे भरोसा है पढ़ा होगा, बट गलती से पढ़ा होगा ये मैं जानता हूँ, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E अपॉन J, या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि चलो मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा क्यों इसको ऐसे लिखा जाता है, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी तो केवल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक जान लो कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है बच्चों। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग रहता है बच्चा इसमें विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन रो। रो आपने पीछे पढ़ा है भाई E अपॉन J, 1 अपॉन E अपॉन J। जे आपका ऊपर पहुंच जाता है, तो सिग्मा बराबर J अपॉन E, या हम इसको लिख देते हैं बच्चा J बराबर सिग्मा इंटू E। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विशिष्ट चालकता में या फिर धारा घनत्व में रिलेशन हो जाता है। अगर आप इसे लिखोगे हिंदी में, तो धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता गुणा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। फिर यहाँ पर अगली जो हेडिंग्स रहती हैं वो रहती हैं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब अर्धचालकों के लिए क्या होगा, चालकों के लिए क्या होगा, अचालकों के लिए क्या होगा, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें बच्चों जो आपको समझनी पड़ेंगी।
ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम छोटी छोटी हेडिंग्स और हैं, जैसे ओमीय परिपथ है बच्चों, वो डिस्कस करेंगे। ओमीय परिपथ क्या होते हैं? ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उनको ओमीय परिपथ कहा जाता है। एक होते हैं अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ, तो यहाँ पर आप इसके नाम से ही पहचान रहे हो भाई, अनओमीय मतलब ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते उनको अनओमीय परिपथ कहा जाता है। अब जो हमारे ओमीय परिपथ होते हैं इनके लिए तो वी आई ग्राफ एक सीधी रेखा या सरल रेखा होती है, बट अनओमीय परिपथों के लिए वी आई ग्राफ कभी भी एक सीधी या सरल रेखा नहीं होती। और जो हमारे अनओमीय परिपथ होते हैं ना, इनके लिए हम लोग फिर गत्यात्मक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध। तो ये भी हमारी एक हेडिंग हो जाती है यहाँ पर, स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो जो हमने वी आई ग्राफ बना रखा है उसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। वो धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे। अभी मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ बेटा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं रहा, केवल समझा रहा हूं कि ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर में रहने वाले हैं। ओके, इस चीज को आप लोग याद रखना। फिर अगला जो हेडिंग बच्चा पार्टी हम इसमें पढ़ते हैं वो है हमारा विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यहाँ पर कई फॉर्मूले आते हैं। W बराबर एक रहता है हमारा VIT जूल, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। अब V को एक बार चेंज कर दोगे तो यहाँ पर I स्क्वायर RT हो जाता है, I स्क्वायर RT जूल, और एक बार I को चेंज करोगे तो V स्क्वायर T अपॉन R जूल। ये हमारे फॉर्मूले बच्चों यहाँ पर विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड बनते हैं। अगर यहाँ पर मैं ऊष्मा की बात करूँ, अगर ऊष्मा की बात आती है तो बस यहाँ पर 4.2 से डिवाइड हो जाएगा और जूल की जगह कैलोरी हो जाएगा। एक और हमारे यहाँ पर रहता है बेटा विद्युत शक्ति। क्या रहता है? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। अब विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है भाई? P बराबर W अपॉन T, एकांक समय में हुए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। जब विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है तो वहां से आप इसकी डेफिनेशन को बना सकते हो। तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है W अपॉन T, ठीक है। अब W के आपने तीन फॉर्मूले बनाए भाई। तो W बराबर अगर आप VIT लगाते हो तो VIT अपॉन T, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है VI वाट, और एक और बनेगा आपका I स्क्वायर, T हर एक जगह से काट देना वाट, फिर एक बनेगा V स्क्वायर अपॉन R वाट। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, आपने पढ़ा होगा कि एक अश्व शक्ति में, क्योंकि इसका मात्रक अश्व शक्ति भी होता है भाई, एक अश्व शक्ति में कितने HP होते हैं भाई? एक अश्व शक्ति जो है ये कितने वाट के इक्वल होता है? 1 HP इज इक्वल टू कितने वाट? जल्दी से बताओ बच्चों। अगर आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत तैयारी करके बैठे हो, तो सभी बच्चे जल्दी से बता दो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। और एक और चीज़ देखो, अगर आप कंप्लीट तैयारी हमारे साथ बेटा करना चाहते हो, जो भी बच्चे नए हैं वो हमारा रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिनको कंप्लीट क्लासेस चाहिए, क्रम से क्लासेस नहीं मिल पा रही, नोट्स नहीं मिल पा रहे, प्रैक्टिस सेट, तो कंप्लीट तैयारी के लिए रैंकर बैच है, जिसकी पूरे साल की फी है बेटा 1499 रुपये। इतनी कम फी में इतना बेस्ट कंटेंट आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। यू कैन ट्राई। जिनको भी ज्वाइन करना है रैंकर बैच, वो इस नंबर पर बेटा कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि फी कुछ टाइम में फिर बढ़ने वाली, फिर मत कहना कि सर हमें 1499 में ही ज्वाइन करा दो। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में, ठीक है। इसमें आपको सारी क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर सब कुछ दिया जाएगा। चलिए, कमेंट किया भाई आप लोगों ने 986 वाट, नहीं 986 वाट नहीं होता भाई, जो भी बच्चे गलत कमेंट कर रहे हैं, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं भाई। ओके, तो अश्व शक्ति भी विद्युत शक्ति का ही यूनिट है और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। इस चीज को बच्चों सभी लोग याद रखना, ठीक है। हाँ, रटने की कोशिश ना करो यार। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक और चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब मेरे को एक बार और कमेंट कर दो, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। जिनको भी पता है एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं भाई। और एक किलोवाट घंटा में देखो कितने जूल होते हैं। एक किलोवाट घंटा बराबर, किलोवाट को वाट में चेंज करोगे 1000 वाट, और घंटा को सेकंड में चेंज करोगे तो 3600 सेकंड। ये जो है ये चेंज हो जाता है हमारा जूल में। वाट इंटू सेकंड इज इक्वल टू जूल, तो ये हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल।
तो किलोवाट घंटा किस राशि, किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं बच्चों। ये आप लोगों को याद रखना है अपने इस छोटे से दिमाग में। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। जैसे आपने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर है आपका प्रतिरोधों का संयोजन। चैप्टर बड़ा है, मैं पहले ही बोल रहा था आप लोगों से। तो यहाँ पर हम 2 संयोजन पढ़ते हैं। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा श्रेणी क्रम संयोजन। क्या पढ़ाऊंगा, श्रेणी क्रम संयोजन। तो जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित किया जाता है तो R निकल के आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, समांतर क्रम संयोजन की, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर मैं धारिताओं, मतलब जो हमने संधारित्र पढ़े हैं, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है, तो उसका एकदम अपोजिट है। वहां पर श्रेणी क्रम संयोजन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और समांतर क्रम का होता है C इज इक्वल टू, अरे भाई, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं प्रतिरोध और संधारित्र में। अगर हम संयोजन की बात करते हैं तो जो इसका श्रेणी है वो उसका समांतर होता है। देख लो, ये इसके है, ये इक्वल इक्वल आपको दिख रहे होंगे भाई, ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्ड कोड। अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड कोड भी आपको मैं इसी में पढ़ाऊंगा भाई, इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए, उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल। चैप्टर थोड़ा टाइम लेके जाएगा भाई। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। ई बराबर हमारे यहाँ पर रहता है बच्चा पार्टी W/Q। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा देता है, अर्थात जितना कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं भाई। विद्युत सेल के बारे में भी पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक सेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े हो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने का नहीं भाई। बस थोड़ा सा मेहनत हमारे साथ करना है, आप लोग बस मेहनत करना, ठीक है। बिना मेहनत किए भाई सोच रहे हो सब कुछ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है बच्चों। बस थोड़ी सी मेहनत कर लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कर लेना, काम चल जाएगा भाई। चलिए, उसके बाद अगला हेडिंग इसमें हमारा रहता है बेटा टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर। उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चा वो रहेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। फिर रहता है इनका तीनों का रिलेशन, मतलब सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में रिलेशन, जो कि हमारा निकल के आएगा V बराबर E माइनस IR। ठीक है, इस फॉर्मूले से सेल से हमें कितनी धारा प्राप्त हो रही है, I बराबर E/R प्लस R आता है निकल के एक तो। और अगर हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है इसी वाली कंडीशन में, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V माइनस 1। ये दो फॉर्मूले हम यहाँ से और इन्वेंट करते हैं। और डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर में रिलेशन। तो ये रिलेशन हमारा निकल के आएगा जब सेल से धारा को लिया जा रहा है। वहीं पर हम दो शॉर्ट हेडिंग्स यहाँ पर मैं आपको और पढ़ाऊंगा कि सेल से हमें कितनी धारा प्राप्त हो रही है और इस कंडीशन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई जो आपको समझनी है अच्छे तरीके से, और समझाना मेरा काम है, आपका काम बस समझना है भाई। थोड़ा मेहनत करोगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग ना समझो, ओके। बस थोड़ा सा मेहनत जो कि आप करना नहीं चाहते हो, करोगे भाई तभी काम चलेगा, इस चीज़ को याद रखना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेंगे बच्चा किरचॉफ के नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई किरचॉफ्स लॉ। बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम या धारा का नियम कहलाता है, दूसरा नियम वोल्टता का नियम कहलाता है। अब जो पहला नियम है ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, और जो दूसरा नियम है बेटा ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के एग्जाम में आपको ये किरचॉफ्स लॉ देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी तैयारी आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है, एकदम गजब लेवल पर। कैसे? गजब लेवल पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है इसमें व्हीटस्टोन सेतु। तो वैज्ञानिक व्हीटस्टोन है, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिससे हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और इसके संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, P/Q बराबर R/S।
दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अभी ये चीजें आपको कम समझ में आएंगी भाई, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, केवल इसका बेसिक। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं चैप्टर, केवल हम इसका बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, जो आप लोग यहां पर देख रहे हो भाई। ओके, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा।